हेलो एवरीवन, मैं आप सभी का आपकी अपने चैनल में स्वागत करती हूं। आई होप कि आप सभी लोग अच्छे होंगे। आज की वीडियो में हम लोग पढ़ने वाले हैं एनसीईआरटी 12th क्लास हिस्ट्री बुक, और इसके अंतर्गत हम लोग अध्ययन कर रहे हैं चैप्टर नंबर 3 को। और चैप्टर नंबर 3 के अंतर्गत हम लोग अध्ययन कर रहे हैं बंधुत्व जाति तथा वर्ग के बारे में, और इसके अंतर्गत हम लोग आरंभिक समाज के बारे में पढ़ रहे हैं। तो हम लोग आज पढ़ेंगे शादी रिश्ता की खोज के बारे में। तो चलिए हम लोग पढ़ते हैं शादी रिश्ता की खोज के बारे में। हम लोगों ने ये सब पढ़ लिया है। शादी रिश्ता की खोज। महाभारत में अन्य किसी भी प्रमुख महाकाव्य की भांति युद्धों, वनों, राजमहलों और बस्तियों का अत्यंत जीवंत चित्रण है। तो महाभारत में जो है अन्य किसी भी प्रमुख महाकाव्य की भांति जो है युद्धों, वनों, राजमहलों और बस्तियों का अत्यंत जीवंत चित्रण किया गया है। 1951-52 में पुरातत्ववेत्ता बीबी लाल ने मेरठ जिले, जो कि वर्तमान उत्तर प्रदेश के हस्तिनापुर नामक एक गाँव में उत्खनन किया था। तो मेरठ जिला कहाँ है? वर्तमान उत्तर प्रदेश में। क्या यह गाँव महाकाव्य में वर्णित हस्तिनापुर था? हालांकि नामों की समानता मात्र एक संयोग हो सकता है, किंतु गंगा के ऊपरी दोआब वाले क्षेत्र में इस पुरा स्थल का होना, जहाँ कुरु राज्य भी स्थित था, इस ओर इंगित करता है कि यह पुरा स्थल कुरुओं की राजधानी हस्तिनापुर हो सकती थी। तो कुरुओं की राजधानी कहाँ थी? तो हस्तिनापुर थी, जिसका उल्लेख महाभारत में आता है, और जिसका उल्लेख जो है महाभारत में आता है। बीबी लाल को यहाँ आबादी के 5 स्तरों के साक्ष्य मिले थे। तो जब बीबी लाल हस्तिनापुर का खोज कर रहे थे, उत्खनन कर रहे थे, तो वहाँ पे 5 स्तरों के साक्ष्य मिले थे बीबी लाल को, जिनमें से दूसरा और तीसरा स्तर हमारे विश्लेषण के लिए महत्वपूर्ण है। तो जिनमें से दूसरा और तीसरा स्तर जो है हम लोगों के विश्लेषण के लिए महत्वपूर्ण है। दूसरे स्तर लगभग 12वीं से 7वीं शताब्दी ईसा पूर्व पर मिलने वाले घरों के बारे में लाल कहते हैं। जिस सीमित क्षेत्र का उत्खनन हुआ, वहाँ से आवास गृहों की कोई निश्चित परियोजना नहीं मिलती, किंतु मिट्टी की बनी दीवारें और कच्ची मिट्टी की ईंटें अवश्य मिलती हैं। सरकंडे की छाप वाले मिट्टी के पलस्तर की खोज इस बात की ओर इंगित करती है कि कुछ घरों की दीवारें सरकंडों की बनी थी, जिन पर मिट्टी का पलस्तर चढ़ा दिया जाता था। अब हम लोग तीसरे स्तर के बारे में देखेंगे। तीसरे स्तर लगभग 6ठी से 3री शताब्दी ईसा पूर्व के लिए लाल कहते हैं कि तृतीय काल के घर कच्ची और कुछ पक्की ईंटों के बने हुए थे। इनमें शोषक घट और ईंटों के नाले गंदे पानी के निकास के लिए इस्तेमाल किए जाते थे, तथा बलय कूपों का इस्तेमाल कुओं और मल की निकासी वाले गर्तों दोनों ही रूपों में किया जाता था। क्या नगर का यह चित्रण महाकाव्य की मुख्य कथानक में बाद में ईसा पूर्व 6ठी शताब्दी के पश्चात जोड़ दिया गया? तो क्या नगर का यह चित्रण जो है महाकाव्य के मुख्य कथानक में बाद में जोड़ दिया गया, जब इस क्षेत्र में नगरों का विकास हुआ, अथवा यह मात्र कवियों की कल्पना की उड़ान थी, जिसकी कि अन्य किसी भी साक्ष्य के साथ तुलना कर उसे प्रमाणित नहीं किया जा सकता है? एक और उदाहरण पर गौर कीजिए तो पाएंगे कि महाभारत की सबसे चुनौतीपूर्ण उपकथा द्रौपदी से पांडवों के विवाह की है। यह बहुपति विवाह का उदाहरण है, जो महाभारत की कथा का अभिन्न बहुपति, यानी कि एक स्त्री के बहुत सारे पति। यदि हम महाकाव्य के इस अंश का विश्लेषण करें तो यह विदित होता है कि लेखकों ने विभिन्न तरीकों से इसका स्पष्टीकरण देने का प्रयास किया है। वर्तमान इतिहासकारों का यह सुझाव है कि लेखकों द्वारा बहुपति विवाह संबंध का चित्रण इस बात की ओर इंगित करते है कि संभवतः यह प्रथा शासकों के विशिष्ट वर्ग में किसी काल में मौजूद थी, किंतु साथ ही इस प्रकरण के विभिन्न स्पष्टीकरण इस बात को भी व्यंजित करते हैं कि समय के साथ बहुपति प्रथा उन ब्राह्मणों में अमान हो गई, जिन्होंने कई शताब्दियों के दौरान इस ग्रंथ को पुनर्निर्मित किया। कुछ इतिहासकार इस तथ्य की ओर भी ध्यान दिलाते हैं कि यद्यपि ब्राह्मणों की दृष्टि में बहुपति प्रथा अमान हो गई और अवांछित थी, यह हिमालय क्षेत्र में प्रचलन में थी, परंतु बहुपति प्रथा जो थी हिमालय क्षेत्र में प्रचलन में थी, और आज भी वर्तमान में भी देखा गया हिमालय क्षेत्र में बहुपति प्रथा का प्रचलन। यह भी कहा जाता है कि युद्ध के समय स्त्रियों की कमी के कारण बहुपति प्रथा को अपनाया गया। दूसरे शब्दों में कहे तो संकट की स्थिति में इसे अपनाया गया। तो युद्ध के समय स्त्रियों की कमी हो जाती थी, हो सकता है इसके कारण भी बहुपति प्रथा को अपनाया गया, या फिर दूसरे शब्दों में कहे तो संकट की स्थिति में इसे अपनाया गया था। कुछ आरंभिक स्रोत इस तथ्य की ओर पुष्टि करते हैं कि बहुपति प्रथा न तो एकमात्र विवाह पद्धति थी और न ही यह सबसे अधिक प्रचलित थी। तो कुछ स्रोत जो है इस तथ्य की ओर पुष्टि करते हैं कि बहुपति प्रथा न तो एकमात्र विवाह पद्धति थी और न ही यह सबसे अधिक प्रचलित थी। फिर क्यों इस ग्रंथ के रचनाकारों ने इस प्रथा को महाभारत के प्रमुख पात्रों के साथ अभिन्न रूप से जोड़ कर दिखाया? हमें यह बात ध्यान में रखनी चाहिए कि सृजनात्मक साहित्य की अपनी कथा संबंधी जरूरतें होती है, जो हमेशा समाज में मौजूद वास्तविकताओं को नहीं दर्शाती है।
अब हम लोग हस्तिनापुर के बारे में देखेंगे। महाभारत के आदि पर्व में इस नगर का चित्रण इस प्रकार मिलता है। यह नगर जो समुद्र की भांति भरा हुआ था, जो सैकड़ों प्रसादों से संकुलित था। इसके सिंह द्वार, तोरण और कंगूरे संगन बादलों की तरह घूम रहे थे। यह इंद्र की नगरी के समान शोभायमान था। अब हम लोग द्रौपदी का विवाह के बारे में देखेंगे। पांचाल नरेश द्रुपद ने एक स्वयंवर का आयोजन किया। तो द्रौपदी जो थी पांचाल नरेश द्रुपद की पुत्री थी, जिसमें यह शर्त रखी गई कि धनुष की चाप चढ़ाकर निशाने पर तीर मारा जाए। विजेता उनकी पुत्री द्रौपदी से विवाह करने के लिए चुना जाएगा। अर्जुन ने यह प्रतियोगिता जीती और द्रौपदी ने उसे वरमाला पहनाई। पांडव उसे लेकर अपनी माता कुंती के पास गए, जिन्होंने बिना देखे ही उन्हें लाई गई वस्तु को आपस में बांट लेने को कहा। जब कुंती ने द्रौपदी को देखा तो उन्हें अपनी भूल का एहसास हुआ, किंतु उनकी आज्ञा की अवहेलना नहीं की जा सकती थी। बहुत सोच विचार के बाद युधिष्ठिर ने यह निर्णय लिया कि द्रौपदी उन पांचों की पत्नी होगी। जब द्रुपद को यह बताया गया तो उन्होंने इसका विरोध किया, किंतु ऋषि व्यास ने उन्हें इस तथ्य से अवगत कराया कि पांडव वास्तव में इंद्र के अवतार थे और उनकी पत्नी ही ने ही द्रौपदी के रूप में जन्म लिया था। यह नियति ने ही उन सब का साथ निश्चित कर दिया था। व्यास ने यह भी बताया कि एक बार युवा स्त्री के पति प्राप्ति के लिए शिव की आराधना की और उत्साह के अतिरेक में एक के बजाय 5 बार पति प्राप्ति का वर मांग लिया। इसी स्त्री ने द्रौपदी के रूप में जन्म लिया तथा शिव ने उसकी प्रार्थना को परिपूर्ण किया है। इन कहानियों से संतुष्ट होकर द्रुपद ने इस विवाह को अपनी सहमति प्रदान की।